हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और पिछले टॉपिक में हम लोगों ने सेलों का संयोजन पढ़ा था और उस सेलों के संयोजन में एक बातें और भी है, छूट रही है, उसको भी देख लीजिए। लघुपथित परिपथ क्या होता है? लघुपथित परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट। अगर किसी सेल के दोनों टर्मिनल्स को हम किसी मोटे तार से जोड़ दें तो उस मोटे तार में प्रतिरोध न्यूनतम हो जाने के कारण धारा का मान अधिकतम हो जाता है और धारा का मान इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसमें हम ये देखते हैं कि परिपथ में उच्च धारा प्रवाह होने लगता है। तो ऐसे स्थिति में हम मैक्सिमम धारा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। लघुपथन का केस, लघुपथन की अवस्था में धारा का मान निकालने का। तो जब सेल के, कोई सेल है, मान लीजिए ये कोई वैद्युत सेल है और इस सेल के सिरों को हम एक मोटे तार से जोड़ दें। ये मोटा तार कोई लगा दिया गया, इसको मोटा तार कह दिया जाए। तो हम जानते हैं तार की मोटाई जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो हम लगभग में मान सकते हैं अगर मोटा तार है तो उसका प्रतिरोध लगभग शून्य कहा जा सकता है। अब इस सेल से अगर धारा प्रवाह किया जाए तो बाह्य प्रतिरोध शून्य होने पर धारा अधिकतम प्राप्त होती है। तो ऐसे स्थिति में हम धारा का मान कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, मान लीजिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो केवल और केवल परिपथ में बस आंतरिक प्रतिरोध ही कार्य करेगा, बाह्य प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। तो लघुपथन की अवस्था में कैपिटल आर को 0 लिया जाता है, ये केस ध्यान रखिएगा। लघुपथन की अवस्था में कैपिटल आर बराबर 0 हो जाता है और ऐसे दशा में आई मैक्सिमम, परिपथ में प्राप्त अधिकतम धारा, हम E अपॉन आर वाले सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो एक केस ये ध्यान रखिए। लघुपथित सर्किट क्या होता है? लघुपथित परिपथ, शॉर्ट सर्किट। तो परिपथ जब हम सर्किट को शॉर्ट करते हैं, सेल के दोनों टर्मिनल को किसी मोटे चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में बाह्य प्रतिरोध शून्य हो जाता है। शून्य पूर्णतया तो नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो मोटे तार का भी होता है, परंतु लगभग शून्य कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब बाह्य प्रतिरोध लगभग शून्य होता है तो उस समय वैद्युत धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है परिपथ में। तो उसी अधिकतम धारा को ज्ञात करने के लिए E मैक्सिमम इक्वल टू E अपॉन आर, इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। अब आइए हम एक और इसमें है अधिकतम शक्ति स्थानांतरण सिद्धांत, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये क्या होता है? तो मैक्सिमम पावर, अधिकतम शक्ति का स्थानांतरण कब होता है, किस परिस्थिति में होता है? भाई कोई सेल को किसी वैद्युत परिपथ में जोड़ा जाए तो उस वैद्युत परिपथ में शक्ति का अधिकतम स्थानांतरण कब होगा? तो एक केस ये भी ध्यान रखिए, ये दोनों केस भी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। ये ध्यान रखिए, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण सिद्धांत। अधिकतम शक्ति स्थानांतरण सिद्धांत ये क्या होता है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इसको कहते हैं। तो ये अधिकतम शक्ति का स्थानांतरण कोई सेल तब करता है जब बाह्य परिपथ का जो प्रतिरोध है वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है। ये ध्यान रखिए, जब कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो जाते हैं, जब कोई परिपथ में बाह्य प्रतिरोध आर सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है तो उस समय वैद्युत परिपथ में अधिकतम शक्ति का स्थानांतरण होता है। तब सेल द्वारा शक्ति स्थानांतरण अधिकतम होता है परिपथ में। अब कितना होता है? अगर हम उस P मैक्सिमम का मान निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला याद रखिए, अधिकतम शक्ति हम ज्ञात करते हैं P मैक्सिमम इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 4R। इस फार्मूले से हम अधिकतम शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। P मैक्सिमम इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 4R, जहां E सेल का विद्युत वाहक बल है और R आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये दोनों बातें हम सेल में बच गई थी तो उसको यहां हमने पूरा किया। अब आइए आज देखते हैं हम लोग व्हीटस्टोन सेतु क्या है। व्हीटस्टोन सेतु आज पढ़ना है
और उसका उपयोग कैसे, उसके उपयोग के आधार पर कौन कौन उपकरण बनाए गए हैं, इसके बारे में आज हमें जाननी है। तो व्हीट स्टोन सेतु आज का हमारा टॉपिक है। तो व्हीट स्टोन सेतु एक इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे व्हीट स्टोन, उन्होंने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था बनाई थी, प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया था और उस विशेष व्यवस्था द्वारा हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है उस व्यवस्था के द्वारा। तो क्या है वो व्यवस्था, आइए देखते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि 4 प्रतिरोध तार लिए थे और उन चारों प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज की रचना की थी और इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज बनाया था कि उस समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी और एक कुंजी लगा दिया गया था और दूसरे विकर्ण में इन्होंने एक सेल लगा दिया गया, सेल यहां लगा हुआ है प्राथमिक सेल और साथ में कुंजी एक लगा दिया गया। तो इस प्रकार ये 4 प्रतिरोधों की इस प्रकार की एक व्यवस्था कि जिसमें धारा प्रवाहित करने पर, अब सेल का इस प्रकार से धारा प्रवाहित करें तो इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि इस जो बीच में यहां धारामापी लगा हुआ है इसमें कोई धारा प्रवाह ना हो, इसमें विक्षेप ना हो, मतलब ये शून्य विक्षेप की स्थिति में रहे। तो इस प्रकार से अगर कोई हमारा सेतु है तो उसको हम कहेंगे संतुलित सेतु है, वो व्हीट स्टोन सेतु संतुलित कहा जाता है। तो व्हीट स्टोन सेतु क्या है, यह 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था है जिसके द्वारा हम किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या कहा गया कि इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिसके एक विकर्ण को धारामापी की सहायता से एक कुंजी लगाकर जोड़ देते हैं और दूसरा विकर्ण इसका एक सेल के द्वारा कुंजी लगाकर जोड़ दिया जाता है। अब जब सेल द्वारा धारा प्रवाहित किया जाता है, जब सेल द्वारा इस सेतु में, इसी को हम सेतु कहते हैं, देखिए बीच में यहां सेतु का निर्माण कर दिया गया, ये तो 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, समांतर चतुर्भुज निर्मित कर रहा है और बीच में इसका एक विकर्ण बीडी है और दूसरा विकर्ण एसी है। तो एसी विकर्ण पर यहां सेल लगाया गया है और बीडी विकर्ण पर एक धारावापी जोड़ा गया है और दोनों में हमने कुंजी लगा दिया है। तो पहले यहां कुंजी 1 को यानी K1 कुंजी को जब ऑन करते हैं तो उस समय सेल की धारा जाती है I और ये 2 भागों में बढ़ती है, इधर I1 इधर I2। जब ये K2 ऑफ पोजीशन में होता है तब तो सीधा I1 धारा A से B, B से C होती हुई इस परिपथ में और इधर से जो धारा जाती है I2 वो पूरा होती हुई इधर चली जाती है जब K2 ऑफ स्थिति में है। लेकिन जब ये ऑन पोजीशन में होता है तब यहां धारा प्रवाह उस समय समस्या होती है। भाई जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ विक्षेप आ जाता है और विक्षेप तब आता है जब इन प्रतिरोधों का अनुपात बराबर नहीं होता। तो इस प्रकार से इन प्रतिरोधों को समायोजित किया जाता है कि ये चारों प्रतिरोध लगे होने के बावजूद कुंजी K2 को ऑन किया जाए और धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। तो उस समय जब इस प्रकार से P और Q, R और S का मान रखते हैं कि इन दोनों का अनुपात जब एक निश्चित अनुपात के बराबर होता है तो उस समय यहां शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तब जब शून्य विक्षेप की स्थिति होती है उसी स्थिति को हम कहेंगे कि शून्य विक्षेप की स्थिति में यह सेतु संतुलित माना जाता है। यह संतुलित व्हीट स्टोन सेतु हो गया। तो संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की अवस्था में धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। और यह कब संतुलित होता है, तो देखिए संतुलन की अवस्था में जब शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में संलग्न भुजाओं पर जो प्रतिरोधों का अनुपात है P/Q ये R/S के बराबर होता है। इनको हम संलग्न भुजाएं कहते हैं। ये P और Q प्रतिरोध दिखाया गया कि AB भुजा में जो प्रतिरोध कार्य कर रहा है उसको P कहा गया, BC भुजा में जो प्रतिरोध कार्य कर रहा है उसको Q, इसी तरीके से AD भुजा में R प्रतिरोध है और CD भुजा में S प्रतिरोध है। तो जब P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है तो उस समय शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है।
या हम इसका विपरीत कहें कि जब P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है तो शून्य विक्षेप की स्थिति, और शून्य विक्षेप की स्थिति में P बाई क्यू R बाई S ये बराबर होता है। दोनों तरह से कह सकते हैं। अब कैसे आया ये भाई? शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होता है, क्यों हमको यह अनुपात बराबर मिलता है? तो बिल्कुल वही स्थिति बनती है कि जब धारा A से B की ओर जो जा रही है I1 धारा, वो पूरा का पूरा जब BC में चली जाए, यानी कोई धारा इधर ना जाए BD वाले में, और जो धारा I2 आ रही है A से D की ओर, वो पूरा जब D से C की ओर चली जाएगी, तो इधर अगर कोई धारा नहीं जा रही है तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। हमें वही स्थिति तलाशनी होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, बिंदु B और बिंदु D इन दोनों पर विभव समान होता है। जब बिंदु B और D समान विभव पर होते हैं तो इनके बीच विभवांतर शून्य होने के कारण इस BD भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो उसी स्थिति को हम शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में P वाली जो यहां से I1 धारा जा रही है वो P से होती हुई Q में चली जाती है, और जो R में जा रही है I2 धारा वो R से होती हुई S में चली जाती है। इसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होता। तो यह स्थिति तभी आती है जब P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर हो। अब ये कैसे मिला? इसको अगर कहा जाए कि निकालिए, इस प्रतिबंध को प्रूव कीजिए, तो प्रूव भी किया जा सकता है। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे कि शून्य विक्षेप की स्थिति में यह अनुपात बराबर कैसे आता है। तो उसके लिए यहां किरचॉफ का द्वितीय नियम इसमें लगाया जा सकता है। भाई इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू किया जा सकता है। देखिए यहां हम इसको अगर पास 1 माने, इसको बंद पास 1 माने और इसको बंद पास 2 कहें, ये दो बंद पास में इस पूरे परिपथ को विभक्त माना जा सकता है। तो जब दो बंद पास में विभक्त मान रहे हैं तो देखिए अब धारा इस बंद पास में इस डायरेक्शन में प्रवाहित होनी चाहिए। तो इस डायरेक्शन में यहां धारा की हमने मुख्य धारा की दिशा को यह प्रदर्शित कर दिया कि इस बंद पास में इस डायरेक्शन में धारा बहनी चाहिए। अब इसमें देखिए पास 1 में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा रहे हैं। पास 1 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर पास 1 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर कैसे लगाएंगे? देखिए क्या कहा गया था द्वितीय नियम में? कहा गया कि प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। तो यहां देखिए यहां दो प्रतिरोध, इस बंदपास में दो प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं P और R, और P में जो धारा जा रही है वो मुख्य धारा की दिशा में जा रही है। तो P एक प्रतिरोध है और I1 उसमें जाने वाली धारा है, तो हम I1 इंटू P कर सकते हैं, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, और ये मुख्य धारा की दिशा में जा रही है इसलिए इसको धनात्मक रखा जाएगा। फिर आइए R2 प्रतिरोध में। तो अब इसमें देखिए R2 प्रतिरोध में I2 धारा जो है वो मुख्य धारा के विपरीत है। मुख्य धारा इस डायरेक्शन में होना चाहिए जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इस डायरेक्शन में मुख्य धारा इस पास में बहनी चाहिए, और इसमें धारा इस मुख्य धारा के विपरीत जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम I और R का जो गुणनफल होगा I2 इंटू R, इसको ऋणात्मक रखेंगे, ये ऋणात्मक होगा। अब इस बंद पास में कोई सेल डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो इस बंद पास में अगर कोई सेल नहीं जुड़ा है तो हम विद्युत वाहक बल शून्य कहेंगे। यहां विद्युत वाहक बल शून्य कार्य कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, I1P इक्वल टू I2R, ये दिखाया जा सकता है। ये हमको पहला संबंध मिल गया इस बंद पास से। अब बंद पास 2 की बात करें तो बंद पास 2 में देखिए किरचॉफ का नियम लगाइए। पास 2 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, पास 2 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर देखिए कैसे लगाएंगे। पास 2 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर किरचॉफ का द्वितीय नियम हम पास 2 में कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो यहां से देखिए मुख्य धारा की दिशा अब इसमें दिखाइए। तो इसमें देखिए चाहे इस धारा को हम मुख्य धारा मान लें, चाहे इस धारा को मान लें, किसी एक धारा को हम मुख्य धारा मान सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम मुख्य धारा देखिए इसको मान रहे हैं,
तो ये मुख्य धारा अगर माना जाए तो इस डायरेक्शन में धारा प्रवाह होना चाहिए। ये धारा प्रवाह की दिशा हमने दिखा दिया। तो इस धारा प्रवाह की दिशा को हमने दिखाया। अब इस डायरेक्शन में धारा देखिए कैसे दिखाएंगे। अब यहां देखिए प्रतिरोध है Q और इसमें प्रतिरोध है S, धारा आ रही है I1 और यहां I2। मुख्य धारा की दिशा में इस प्रतिरोध में धारा बह रही है, लेकिन इस प्रतिरोध में धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बह रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लिख सकते हैं I1 इंटू क्यू, और यहां देखिए मुख्य धारा के विपरीत धारा इसमें आ रही है, तो इसको I2 इंटू यस कह सकते हैं। I2 इंटू यस इक्वल टू, इसमें कोई विद्युत वाहक बल कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम विद्युत वाहक बल को शून्य दिखा सकते हैं। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, इसको पक्षांतर करें तो यहां से हमको मिल जाएगा I1 इंटू क्यू इक्वल टू I1 इंटू क्यू इक्वल टू I2 इंटू यस, I2 इंटू यस, ये मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग करा दीजिए। देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर भाग कर दीजिए। यहां बाएं पक्ष में हम देख रहे हैं, यहां देखिए इधर लिख रहे हैं, इस बाएं पक्ष में I1P है और यहां I1Q है। इनको भाग करेंगे तो ये I1P अपॉन I1Q हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर देखिए I2R है और ये I2S है, इनका अनुपात हो जाएगा I2R अपॉन I2S, यह आ जाएगा। अब हम धारा I1 कैंसिल कर सकते हैं, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल। संबंध क्या मिल गया, P बटा Q बराबर R बटा S, ये हमको संबंध प्राप्त हो गया। यह आवश्यक प्रतिबंध है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए। तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलित तब कहा जाता है जब उनके संगत प्रतिरोधों का, जो यहाँ संलग्न भुजाओं में प्रतिरोध लगे हुए हैं, संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि सेतु संतुलित है, तब सेतु को संतुलित माना जाता है। अब देखिए यहां अनुपात किसका देखा जा रहा है, P बाई क्यू। भाई P बाई क्यू का अनुपात जब R बटा S के अनुपात के बराबर होता है तब हम कहते हैं सेतु संतुलित है। अब इस भुजाओं को भी नाम दिया जाता है, इस भुजाओं को भी नाम दिया जाता है, क्या नाम है, P बाई क्यू को हम कहते हैं अनुपाती भुजाएं। P बाई क्यू यानी P और Q भुजा जो है इसमें, यानी AB भुजा और BC भुजा जिसमें कि प्रतिरोध P और Q लगा हुआ है, इन भुजाओं को अनुपाती भुजाएं कहते हैं। और A से D जो दिखाया गया AD भुजा, इसको ज्ञात भुजा कहते हैं, इसको ज्ञात भुजा कहा जाता है। जबकि D से C जो दिखाया गया है इसको अज्ञात भुजा कहते हैं। जिस तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है उस तार को हम इसी DC भुजा में जोड़ देते हैं और फिर P बाई Q को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, और शून्य विक्षेप की स्थिति में P बाई Q R बाई S नियम लगाकर हम इस अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए इस भुजा को कहते हैं अज्ञात भुजा और ये होता है ज्ञात भुजा, और ये AB और BC को अनुपाती भुजाएं कहते हैं। और यहां देखिए एक विकर्ण वाली बात, यहां अगर ये सेतु संतुलित है, अगर व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है तो संतुलन की अवस्था में अगर हम धारामापी और शेल इन दोनों के विकर्णों को एक दूसरे से अंतर परिवर्तन कर दें, अंतर परिवर्तन मतलब कि BD वाला भुजा में हम शेल को जोड़ दें, इस BD वाले भुजा में शेल को जोड़ दें, जो विकर्ण BD दिखाया गया इस विकर्ण में अगर हम शेल लगा दें और AC विकर्ण में धारामापी को जोड़ दिया जाए तो संतुलन की अवस्था में अगर सेतु है तो यहां संतुलन बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी संतुलन की अवस्था में जब सेतु संतुलित होता है उस समय इनके विकर्णों को आपस में इंटरचेंज करने पर, अंतर बदल करने पर संतुलन बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण से इन दोनों विकर्णों को संयुग्मी भुजाएं कहते हैं, संयुग्मी भुजाएं, इनको संयुग्मी भुजाएं कहा जाता है। जब सेतु संतुलित होता है तो धारामापी
और सेल को आपस में उनकी स्थितियों को अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो सेल के संतुलन बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह बातें व्हीटस्टोन सेतु संबंधित थी। अब आइए जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित कौन कौन से उपकरण बनाए गए हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित दो उपकरण बनाए गए हैं, एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरा है मीटर सेतु। तो मीटर सेतु हमें पढ़ना है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स सिलेबस में नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तुलना में मीटर सेतु जो होता है वो अधिक सुग्राही होता है, इसलिए हम मीटर सेतु की चर्चा करेंगे। मीटर सेतु अधिक सुग्राही है और इसी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। तो क्या होता है मीटर सेतु, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि बताया गया, ये चित्र दिखाया गया है इस उपकरण का। मीटर सेतु नामक ये उपकरण है और इस उपकरण में क्या होता है कि इस उपकरण में हम देखिए अज्ञात तार यहां लिखा गया, मतलब काम क्या है इसका। सबसे पहले तो हम कार्य जानेंगे कि मीटर सेतु उपकरण से क्या कर सकते हैं। तो मीटर सेतु की सहायता से हम किसी अज्ञात तार का यथार्थ प्रतिरोध का मापन करते हैं। उसका प्रतिरोध कितना है, उसके प्रतिरोध का हम मापन करते हैं कि कितने प्रतिरोध का वो अज्ञात तार है। तो ये मीटर सेतु एक व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी चालक तार के प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। अब क्या है, ये कैसे बना हुआ है। तो इसमें देखिए यल आकार में मुड़ी हुई दो तांबे की पत्तियां होती हैं, एक इधर से लगा हुआ है एक इधर से। एल आकार की मुड़ी हुई दो तांबे की पत्तियां होती हैं। इन तांबे की पत्तियों पर पेच लगे होते हैं, संबंधक पेच ए और सी यहां दिखाया गया। इन संबंधक पेच के बीच यानी ए सी के बीच 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटन ये उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाले मिश्र धातु होते हैं। मैग्नीन या कांस्टेंटन जो है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाले ये मिश्र धातुओं के बने होते हैं। तो अब चाहे मैग्नीन जोड़े चाहे कांस्टेंटन, दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, चाहे जिसका। तो मैग्नीन या कांस्टेंटन का 1 मीटर लंबा यहाँ तार ए और सी बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है और इस दो एल आकार की पत्तियों के बीच में एक प्लेट और रखी होती है जो दोनों तरफ कुछ रिक्त स्थान छोड़कर रखी जाती है। भाई बीच में यहां कुछ भाग रिक्त छोड़ दिया, यहां कुछ भाग रिक्त छोड़ दिया और यहां एक सीधी पत्ती रख दी जाती है तांबे की और इन पर 3 संबंधक पेच बने होते हैं। देखिए यहां 3 संबंधक पेच है, यहां एक इधर दिखाया गया, एक इधर दिखाया गया, एक बीच में दिखाया गया, 3 संबंधक पेच है। अब बीच वाले पेच को, जिसको कि हमने डी लिख दिया है, बीच वाले पेच को एक धारामापी जो कि संट युक्त है, संट युक्त धारामापी। देखिए धारामापी में जब कोई संट जोड़ते हैं तो वो धारा का मापन सीधे एम्पियर में करने लगता है, एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां संट युक्त धारामापी एक लगाया गया है और संट युक्त धारामापी का एक सिरा इस डी वाले पेज पर जुड़ा है और दूसरा सिरा एक सर्पी कुंजी, एक यहां जौकी कह सकते हो, जौकी जिसको सर्पी कुंजी कहते हैं, तो एक जौकी से जुड़ा हुआ है। और देखिए जौकी इस तार पर इधर उधर कहीं भी खिसकाई जा सकती है। तो धारामापी का एक सिरा बिंदु डी से जुड़ा है और दूसरा सिरा एक जौकी से कनेक्ट है जो ए से सी के बीच कहीं भी इस तार के ऊपर इधर उधर खिसकाया जा सकता है, खिसकाने के लिए स्वतंत्र है। और इधर देखिए एक पेच और जो लगा हुआ है इस यल आकार की पत्ती और बीच में सीधी पत्ती के बीच में, यहां एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ा जाता है। यह प्रतिरोध बॉक्स है। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है? एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम वैद्युत परिपथ में आवश्यक प्रतिरोध लगा सकते हैं, जिसकी सहायता से आवश्यक प्रतिरोध लगाते हैं वही उपकरण होता है प्रतिरोध बॉक्स। तो अब यहां इन दोनों बिंदुओं के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है और अज्ञात तार, जिस तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको हम इधर दाहिनी तरफ जो रिक्त स्थान है इनके बीच जोड़ देते हैं। तो दाहिनी तरफ रिक्त स्थान के बीच में अज्ञात तार को जोड़ा गया। अब अज्ञात तार के प्रतिरोध को यस कहा गया और प्रतिरोध बॉक्स में जो अप्लाई किया गया प्रतिरोध है उसको आर लिखा गया। और यहां देखिए एक सेल नीचे इस एल आकार की पत्ती यानी ए वाले सिरे पर, पत्ती के ए सिरे पर एक और पेच लगा हुआ है, संबंधक पेच, जिसकी सहायता से हमने एक सेल को जोड़ा है और साथ में एक धारा नियंत्रक लगाया गया है
और यहाँ कुंजी लगाया गया और इस तार के दूसरे सिरे को यानी सेल के ऋण टर्मिनल को सी बिंदु से जोड़ दिया गया, धन टर्मिनल को ए से जोड़ा गया और ऋण टर्मिनल को धारा नियंत्रक और कुंजी की सहायता से सी वाले सिरे पर जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से ये परिपथ पूरा हो रहा है। अब देखिए कहीं ना कहीं इसमें व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ दिखाई देगा। यहां देखिए ए बी यहां एक जैसे ही इस जौकी को इस तार पर कहीं स्पर्श कराएंगे और धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति रहेगी तो उस समय यह उसी व्हीट स्टोन सेतु की अवस्था में संतुलित व्हीट स्टोन सेतु बन जाएगा। ये संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की तरह कार्य करेगा। अब देखिए यहां प्रतिरोध लगाया गया आर और यहाँ अज्ञात तार का प्रतिरोध S माना गया और A से B के तार का प्रतिरोध हमने P मान लिया है और B से C तक के तार का प्रतिरोध हमने Q मान लिया है। तो देखिए चार प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं P Q R S, चार प्रतिरोध और बीच में विकर्ण में यहाँ धारामापी दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें आइए देखते हैं कि कैसे हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो अज्ञात तार का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम जिस तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उस तार को यहां इस दाहिने तरफ रिक्त स्थान के बीच जोड़ देते हैं और उसके बाद में यहां से कोई एक प्रतिरोध का निश्चित मान निकालते हैं और फिर जौकी को इधर उधर ए और सी के बीच हम धीरे धीरे सरकाते हैं और वह बिंदु तलाशते हैं जिस पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। भाई इसको इधर उधर खिसकाते हैं और धारामापी में जिस बिंदु पर स्पर्श कराने पर धारामापी शून्य विक्षेप की स्थिति में रहेगी वही बिंदु हम नोट करेंगे। भाई ये पूरा एसी तार जो होता है वो लकड़ी के एक मीटर पैमाने के ऊपर कसा होता है। लकड़ी का एक मीटर पैमाना यहाँ 100 सेंटीमीटर लंबा एक लकड़ी की पटड़ी होती है, उपकरण के ऊपर लगी होती है और उसी के ऊपर तार लगा होता है। तो हम आसानी से उस बिंदु को पढ़ लेते हैं मीटर पैमाने पर कि संतुलन बिंदु किस बिंदु पर मिल रहा है। भाई जिस बिंदु पर जौकी स्पर्श कराने पर शून्य विक्षेप की स्थिति आती है उस बिंदु को हम संतुलन बिंदु कहते हैं कि वहां हमें संतुलन बिंदु मिल रहा है, उस बिंदु पर सेतु संतुलित रहता है। तो उस संतुलन बिंदु को मीटर पैमाने पर पढ़ते हैं। अब एक सिरे से ए से लेकर बी तक जितना लंबाई मीटर पैमाने में है दूरी उसको अगर यल मान लिया जाए तो निश्चित रूप से बी और सी के बीच की लंबाई 100 माइनस यल होगी, क्योंकि ये टोटल 100 सेंटीमीटर लंबा तार है। 100 सेंटीमीटर लंबा जिसको एक मीटर कहा जा सकता है, एक मीटर लंबा तार है या हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है। अब संतुलन बिंदु अगर बी पर मिल रहा है तो हम ए से बी की लंबाई को एल सेंटीमीटर में पढ़ेंगे और बी से सी की लंबाई 100 माइनस यल करके निकाल लेंगे। मान लीजिए इस सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर इस सेल द्वारा धारा आई प्रवाहित किया जाए। तो जब सेल द्वारा धारा आई प्रवाहित करेंगे तो अब ए से सी की ओर जैसे धारा प्रवाहित होगी तो उस स्थिति में इस एसी तार में धारा का प्रवाह जब ए से सी की ओर होगा तो हर स्थान पर विभव पतन धीरे धीरे जैसे से आगे बढ़ेंगे वैद्युत विभव का मान घटता जाएगा, विभव पतन होता जाएगा। तो अब यहां देखिए जब कोई धारा प्रवाह करते हैं, मान लीजिए आई धारा परिपथ में प्रवाहित किया गया और इस तार का जो यहां तार लिया गया है एसी, इस तार के एकांक लंबाई का अगर हम कुछ प्रतिरोध निकाल लें, इसके एकांक लंबाई के प्रतिरोध को हम रो से अगर लिखें या देखिए एक सूत्र पढ़ चुके हो, हम उस सूत्र का सहायता ले रहे हैं। इस लंबाई हमको मालूम है, क्षेत्रफल इसका हम ए से सी तक मान लिया हमने। यदि तार एसी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ परिच्छेद कह सकते हैं का क्षेत्रफल ए सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा तार एसी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तब
एक संबंध हमने प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में पढ़ा है, तो उस संबंध की सहायता से हम P का अनुमान निकालेंगे सीधे। भाई हमें P और Q का अनुपात पता लगाना है। अगर P और Q का अनुपात मालूम चल जाए तो हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में कंडीशन मालूम है P बाई क्यू बराबर R बाई एस। तो उसी सूत्र की सहायता से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो संतुलन बिंदु मान लीजिए B बिंदु पर स्पर्श कराने पर प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम A से B खंड जो तार का AB भाग है इसके प्रतिरोध को निकालेंगे। तो यहां से देखिए तार AC के भाग AB, या सीधे कह देंगे तार AC के भाग AB का प्रतिरोध तार AC के भाग AB का प्रतिरोध, इसको P माना गया है, तो P बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो पीछे एक सूत्र पढ़ चुके हो कि प्रतिरोध बराबर जो होता है, प्रतिरोध R बराबर विशिष्ट प्रतिरोध इंटू लंबाई अपॉन क्षेत्रफल, ये फार्मूला पढ़ चुके हो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में। तो इसी फार्मूले की सहायता से यहां हम P क्या है? प्रतिरोध है, R की जगह पर प्रयुक्त हुआ है, और विशिष्ट प्रतिरोध को हमने क्या माना है? रो माना है। तो यहां विशिष्ट प्रतिरोध तार का हो गया रो। लंबाई कितनी है AB की? तो AB की लंबाई है L, और अब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कैपिटल A ना कहकर स्मॉल a सेंटीमीटर लिखा गया, क्योंकि यहाँ कैपिटल A इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि तार AC की लंबाई यहाँ A इस बिंदु को लिखा जा चुका है, तो इसलिए कंफ्यूजन वहां होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमने स्मॉल a मान लिया है। तो यहां देखिए तार AC के भाग AB का प्रतिरोध हमने निकाल लिया P बराबर रो L बटा A। अब इसी प्रकार से दूसरा भाग जो दिख रहा है B से C, इसका प्रतिरोध निकाल लीजिए, तथा भाग BC का प्रतिरोध, तो इस तार के भाग BC का प्रतिरोध Q अगर निकाला जाए तो Q बराबर क्या आएगा? तो एक ही पदार्थ का है, तो इसमें हम रो लंबाई 100 माइनस यल कर सकते हैं, 100 माइनस यल, और क्षेत्रफल वही रहेगा क्योंकि एक ही तार है, A कह सकते हैं। अब यहां इन दोनों का अनुपात हम यहां से मिल सकता है, P बटा Q निकाल लीजिए। P बटा Q बराबर क्या आएगा? तो ऊपर है रो L बटा ये, और नीचे है रो 100 माइनस यल बटा A। रो से रो को हम निरस्त कर देंगे, और यहां भिन्न को पलटेंगे तो ये A से A भी कैंसिल हो जाएगा, A से A भी कैंसिल हो जाएगा। अंत में हमको मिलेगा ऊपर L मिलेगा और नीचे 100 माइनस यल मिलेगा। ये हमको संबंध मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब हम संतुलन की अवस्था में क्या होता है, शून्य विक्षेप की स्थिति कहिए या संतुलन की अवस्था कहिए। तो संतुलन बिंदु जब स्पर्श कराने पर जिस समय धारामापी में विक्षेप नहीं होता, तो उस समय हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं? शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में शून्य विक्षेप की स्थिति में हम क्या पढ़ चुके हैं कि P बटा Q ये R बटा S के बराबर होना चाहिए। शून्य विक्षेप की स्थिति में सेतु संतुलित होता है, तो वहां P बाई Q R बाई S बराबर होना चाहिए। अब यहां देखिए P बाई Q का मान निकाल चुके हैं, समीकरण 1 में रख दीजिए। P बाई Q का मान रख के हम यहां से S का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 का प्रयोग कर लीजिए। समीकरण 1 से यहां देखिए P बाई Q के स्थान पर हम L बटा 100 माइनस यल लिख सकते हैं, L बटा 100 माइनस यल, और यहां जाएगा R बटा S, R बटा S। अब इस भिन्न को पलट दीजिए, दोनों भिन्नों को उल्टा कर दीजिए पलट के। तो यहां से देखिए इसको हम पहले लिख रहे हैं, या S बटा R बराबर, S बटा R बराबर अगर निकाले तो ये 100 माइनस यल ऊपर चला जाएगा, 100 माइनस यल, और नीचे अपॉन यल कर सकते हैं, ये आ जाएगा। अब इस R को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर मल्टीप्लाई करके भेज दें, तो यस बराबर हमको मिल जाएगा S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस यल, R इंटू 100 माइनस यल अपॉन यल, ये फार्मूला मिल जाएगा।
इस सूत्र की सहायता से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। जो यहाँ अज्ञात चालक तार लगाया गया, इसका प्रतिरोध इस सूत्र की सहायता से निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध अप्लाई किया गया है वो हमको ज्ञात है, कितना प्रतिरोध निकाला गया, तो उस आर का मान रख देंगे और संतुलन बिंदु की दूरी उस मीटर पैमाने पर पढ़कर यल की वैल्यू हमें मालूम है, रख देंगे और सॉल्व करके अज्ञात तार का प्रतिरोध इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल में भी है, कक्षा 12 के प्रैक्टिकल में भी मीटर सेतु कराया जाता है। अब प्रैक्टिकल में प्रेक्षण करते समय एक बार 5 प्रेक्षण इस तरीके से निकाला जाता है। भाई इस तरीके से हम प्रतिरोध के भिन्न भिन्न मानों पर अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, अलग अलग 4-5 रीडिंग ले लेते हैं। अब उसके बाद में इनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, दाहिने रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स को लगाते हैं और बाएं रिक्त स्थान में अज्ञात तार को जोड़ते हैं और फिर यही पूरा प्रेक्षण दोहराते हैं। फिर हम एक एक करके प्रतिरोध के मान को धीरे धीरे एक एक निकालते जाते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इस तरीके से 1 ओम पर कितना अज्ञात तार का प्रतिरोध आया, 2 ओम पर कितना आया, 3 ओम पर कितना आया। तो इस प्रकार से 4-5 रीडिंग हम इनको आपस में इंटरचेंज करने के बाद लेते हैं और फिर उनका माध्य निकालते हैं। उनका माध्य कि जब अज्ञात तार दाहिने रिक्त स्थान में था तब कितना माध्य, अज्ञात तार का माध्य प्रतिरोध तब कितना आया, और जब इसको बाएं रिक्त स्थान में करके प्रतिरोध बॉक्स दाहिने में कर दिया गया तब अज्ञात तार का जो प्रतिरोध का माध्य है वो कितना आया। उन दोनों माध्य मानों का फिर से माध्य निकालते हैं, तब जो हमको प्राप्त होता है उसको हम अज्ञात तार का प्रतिरोध मान लेते हैं। तो प्रयोग में इसको प्रेक्षण करके निकाला जा सकता है। तो आइए अब हम अगला टॉपिक हमारा है विभव मापी। तो विभव मापी क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे अगला, और क्या करते हैं उसकी सहायता से। पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। तो विभव मापी एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। ये विद्युत माप जो विभव मापी है इससे हम किसी प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल का मापन कर सकते हैं या किसी वैद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच हम विभवांतर का भी मापन कर सकते हैं। तो विभव मापी नाम से ही क्लियर है, विभव मापने वाला। तो किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच हम विभवांतर इस विभव मापी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं और साथ साथ किसी प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल की भी गणना विभव मापी द्वारा की जा सकती है। अब देखिए कैसे इसका उपकरण होता है। तो उसके लिए हम उपकरण दिखा रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इसमें भी यहाँ एक बैटरी लगी होती है, ये बैटरी दिखा दिया गया और इधर एक कुंजी लगा हुआ है, ये कुंजी है और आगे एक प्रतिरोध बॉक्स है। सॉरी, ये इसको कहेंगे हम धारा नियंत्रक, ये धारा नियंत्रक से जुड़ा हुआ है। एक धारा नियंत्रक या विभव विभाजक भी इसको कह सकते हैं। धारा नियंत्रक को 2 रूपों में जोड़ सकते हैं, एक विभव विभाजक की स्थिति भी होती है, उसको बताएंगे किसी दिन प्रैक्टिकल में। और यहाँ एक लंबा सा तार बीच में लगा होता है, ये ये धन सिरा, ये ऋण सिरा है, इसको हम के कहते हैं, प्लग कुंजी लगा है और इस पे एक बैटरी है, इसको हम बैटरी B1 कह सकते हैं, B1 बैटरी है। और ये रिहास्टेट है, RH लिखते हैं, धारा नियंत्रक। और यहाँ पर ये A सिरा हो जाएगा
और दूसरा सिरा इसको हम बी कह सकते हैं, यहाँ पर बी सिरा है। और यहाँ सेल, इस सेल में 3 स्थितियां दिखा दीजिए। एक स्थिति यहाँ हमने दिखा दिया, किसी क्षण इस स्थान पर ये जोड़ दिया गया। एक स्थिति इस तरीके से दिखा दिया गया। सॉरी, इसमें बीच में तीर का निशान इसमें दाईं तरफ मुड़ा दिखेगा ये, और एक इधर दिखाया गया। इसको J1 कहा गया, ये J2 कहा गया, और इस स्थिति को J कहा गया। और यहाँ पर देखिए ये प्लस ये माइनस, इसके विद्युत वाहक बल को E कहा गया। E विद्युत वाहक बल हो गया। अब तार में जो बैटरी द्वारा धारा आएगी, इस डायरेक्शन में इसे धारा बहेगी, धारा प्रवाह दिखा दीजिए, ये हो गया। और यहाँ से बैटरी से इस डायरेक्शन में धारा निकलेगी, और फिर यहाँ सेल द्वारा धारा भी प्रवाह होगा। ये चित्र इस तरीके से दिखाया गया है। और इसमें देखिए कोई धारा नहीं बहेगी, इसमें धारा का डायरेक्शन ये दिखाया गया है। ये दोनों लगे हुए हैं, जो ये कैपिटल G मतलब धारा मापी है, ये तीनों ही धारा मापी हैं। ये भी तार हो गया, इधर से एक धारा इधर दिखा दीजिए बस। देखिए ये विभव मापी हमने दिखाया क्या है, इस पूरे चित्र में क्या दिखाया गया है। तो इसमें एक AB जो होता है, यह धातु का एक लंबा सा तार होता है, ये धात्विक तार होता है, एक लंबा तार होता है। और इस लंबे तार में देखिए यहाँ 3 स्थितियां दिखाई गई। इस तार का एक सिरा A जो है वो बैटरी B1 से, ये एक बैटरी है B1, उच्च विभव की बैटरी लगा देते हैं, मतलब एक विभव जनरल ये बैटरी लगी हुई है, इसका प्लस वाला सिरा A से कनेक्ट किए हैं। और इसका बैटरी का ऋण सिरा एक कुंजी के और धारा नियंत्रक RH के साथ जोड़ते हुए तार B सिरे पर, तार AB के B सिरे पर इसको जोड़ दिया गया है। यानी बैटरी का ऋण सिरा ये जाके कुंजी और धारा नियंत्रक की सहायता से B सिरे से जोड़ा गया है, और इसका जो धन वाला सिरा है इस तार के A सिरे से डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दिया गया। अब जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, उस सेल को हम उस सेल के धन टर्मिनल को A सिरे से जोड़ते हैं, और इस सेल का ऋण टर्मिनल एक धारा मापी की सहायता से जुड़ा है, और धारा मापी एक जौकी की सहायता से जुड़ी हुई है। जौकी मतलब एक वहां पर सर्पी कुंजी कह सकते हैं, स्लाइडिंग जौकी इंग्लिश में कहते हैं। तो इस धारा मापी का एक सिरा जौकी से जुड़ा हुआ है, J से लिखा गया, और दूसरा सिरा इसका धारा मापी का ये ऋण टर्मिनल से कनेक्ट है इस सेल के। और ये 3 स्थितियां दिखाई गई, ये 3 स्थितियां दिखाई गई हैं। मान लीजिए प्रारंभ में इस जौकी J को हमने J1 स्थिति पर स्पर्श कराया। भाई जौकी J को जब J1 स्थिति पर स्पर्श कराएंगे तो उस समय सेल की धारा की प्रधानता होगी। अब क्यों प्रधानता होगी? A और J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होगा। भाई यहां विद्युत वाहक बल का हमें मापन करना है, तो विद्युत वाहक बल का मापन जो किया जाता है वो भी शून्य विक्षेप की स्थिति में ही किया जाता है। तो इस पूरे प्रयोग को समझिए पहले कि ये पूरा उपकरण इस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, और उसके बाद में हम इस जौकी को A से B के बीच इधर उधर खिसका कर शून्य विक्षेप की स्थिति तलाशेंगे।
अब अगर हम शुरुआत से धीरे धीरे करना शुरू करेंगे बहुत समय लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम ए सिरे के कुछ नजदीक यानी मध्य बिंदु से कुछ इधर हमने थोड़ा मध्य बिंदु और ए के बीच एक स्थिति ऐसी चुनी कि वहां हमने सीधे ज्योति को स्पर्श कराया। अब ज्योति स्पर्श कराने पर हमने धारामापी में यह देखा कि विक्षेप बाईं ओर हो रहा है। भाई एक साइड में धारामापी की सुई इसमें बाईं ओर दिखाया गया है चित्र में। अगर इधर बाईं ओर धारामापी की सुई विक्षेपित हो रही है तो निश्चित ही मध्य बिंदु के उतनी ही दूरी पर दूसरे साइड में अगर स्पर्श कराएंगे तो इसके ठीक विपरीत विक्षेप आएगा। तो अगर J1 स्थिति पर स्पर्श कराने पर धारामापी में विक्षेप बाईं ओर दिखाया गया तो J2 पर मध्य बिंदु से उतनी ही दूरी पर आगे अगर स्पर्श कराएंगे तो यह पता लगेगा उसके ठीक विपरीत विक्षेप मिलेगा। अब इन्हीं J1 J2 के बीच में एक ऐसी स्थिति J होगी जहां हम स्पर्श कराएं अगर ज्योति को तो धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। हमें उसी स्थिति को तलाशनी है। अब कोई जरूरी नहीं कि J बिल्कुल मध्य में हो, वो तो सेल के विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। जिस स्थिति में A और J का विभवांतर जब सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा तभी यह शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी। तो यह हमको तलाशना पड़ता है। तो वैसे ही पहले अनुमान के तौर पर एक स्थिति हमने J1 ले लिया, J1 पर स्पर्श कराया तो यह देखा कि धारामापी में विक्षेप बाईं ओर हो रहा है। तो फिर उसी के अनुमान के रूप में उतनी ही दूरी पर हमने उस तार के दाहिनी तरफ स्पर्श कराया J2 पर। तब अगर विक्षेप दाईं ओर आ रहा है तो अब J1 J2 के बीच हम धीरे धीरे उस ज्योति को सरकाएंगे और वह स्थिति तलाशेंगे जिस पर स्पर्श कराने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। मान लीजिए वह स्थिति J पर प्राप्त होती है, तो इस स्थिति को हम शून्य विक्षेप की स्थिति कहेंगे। और शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होगा कि A और J के बीच जितना विभवांतर है वह सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब आइए देखते हैं कैसे हम A और J के बीच विभवांतर निकालें। A और J के बीच विभवांतर कैसे निकालें? तो A और J के बीच विभवांतर निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमें इस तार AB की विभव प्रवणता निकालनी पड़ेगी। तो विभव प्रवणता क्या होता है? तो विभव प्रवणता भाई A से B की ओर जब धारा बहती है तो A से B की ओर प्रत्येक बिंदु पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विभव का लगातार पतन होता जाएगा। भाई A से B पर हम A से B की ओर आगे बढ़े तो हर बिंदु पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे विभव लगातार गिरता जाएगा। तो तार AB के प्रति एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है उसी को विभव प्रवणता कहते हैं और विभव प्रवणता को K से प्रदर्शित करते हैं। विभव प्रवणता K से प्रदर्शित किया जाता है। अब मान लीजिए इसमें बहने वाली धारा I हो, तार में बहने वाली धारा I हो और इसके प्रति मीटर लंबाई का जो प्रतिरोध है, इसके एकांक लंबाई के प्रतिरोध को अगर रो मान लिया जाए तो विभव प्रवणता K बराबर हो जाएगा I इंटू रो। ये दिखा सकते हैं, I इंटू रो दिखाया जा सकता है, जहां रो क्या है 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, जो कि ओम सेंटीमीटर में विशिष्ट प्रतिरोध मापा गया था। तो हम अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई के प्रतिरोध को रो मान लिया हमने, यहां रो क्या है देखिए, जहां रो 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध है, 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध हमने मान लिया। इस तार AB के 1 सेंटीमीटर लंबाई के प्रतिरोध को अगर हम रो लिख दे तो यहां हम I और रो का गुणनफल हम V कह सकते हैं। अब ये कैसे सूत्र आया? तो देखिए अभी हमने कहा कि तार के एकांक लंबाई में जो विभव पतन हो रहा है, तार के एकांक लंबाई में जो विभव पतन हो रहा है उसी विभव पतन को K कहा गया। तो एकांक लंबाई में विभव पतन भाई तो V/L ये बताया गया, एकांक लंबाई में विभव पतन विभव प्रवणता के तुल्य होता है, या डेल्टा V बटा डेल्टा L लिख सकते हैं। अब लंबाई को अगर 1 सेंटीमीटर ले लिया जाए, 1 सेंटीमीटर ले लिया जाए और 1 सेंटीमीटर लंबाई का कोई तार लिया जाए तो उसका प्रतिरोध देखिए R बराबर
रो इंटू एल बट्टा ए वाले फार्मूले से अगर एल बराबर एक ले लिया जाए और इसका जो क्षेत्रफल है वो भी एक कर दिया जाए तो रो और आर बराबर हो जाता है। तो उसी प्रतिरोध को यहां रो लिख दिया गया है भाई, उसी प्रतिरोध को रो लिख दिया गया है, या रो प्रतिरोध ही मान लीजिए कि उसका प्रतिरोध ही रो है, जैसा भी समझ पाए कि ये प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध है रो। अब प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या होता है? वोल्टेज। भाई प्रतिरोध और धारा का गुणनफल होता है वोल्टेज। और यहां देखिए अगर लंबाई एकांक कर दिया जाए तो क्या है? वोल्टेज ही तो है। विभव प्रवणता के विभव पतन है यानी वोल्टेज ही है। तो वही चीज यहां आई इंटू रो लिखा गया है। तो के बराबर आई इंटू रो से हम यहां निकाल लेंगे पहले विभव प्रवणता कितना होगा। अब ए व जे के बीच विभवांतर अगर निकालें तो ए और जे के बीच विभवांतर देखिए क्या होगा। बिंदु ए व जे के बीच विभवांतर, ए व जे के बीच विभवांतर, तो विभवांतर v बराबर, अभी इसी फार्मूले से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो विभवांतर v बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता इंटू लंबाई। तो विभव प्रवणता यहां से निकल आएगा और a से j के बीच की लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे कि a से j के बीच की लंबाई कितनी है। उस लंबाई से अगर हम विभव प्रवणता में गुणा कर दें तो हम a और j के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं। अब क्या कहा गया कि शून्य विक्षेप की स्थिति में जितना ए व जे के बीच विभवांतर होता है उतना ही सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में शून्य विक्षेप की स्थिति में E बराबर ए और जे के बीच विभवांतर भी, और V बराबर क्या आया है? के इंटू एल। तो इस फार्मूले की सहायता से हमको प्राप्त हो जाता है अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल। तो अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। अब विभव मापी की सुग्राहिता पर प्रश्न पूछा जाता है कि विभव मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो भाई विभव मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ा सकते हैं? विभव प्रवणता का मान जितना कम करेंगे, विभव प्रवणता जितना कम होगा विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही माना जाएगा। विभव मापी सुग्राही कब होगा? जब विभव प्रवणता इस तार का कम होगा। अब तार का विभव प्रवणता कम करने के लिए यहां से देखिए विभव प्रवणता कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? एल का मान बढ़ाएंगे। एल का मान यानी तार की लंबाई, तार एबी की लंबाई जितने ज्यादा हम बढ़ाएंगे, जितना हम बड़ा तार यूज करेंगे उतना ही उस तार का विभव प्रवणता घटता जाएगा। और कम विभव प्रवणता होने पर विभव मापी अधिक सुग्राही माना जाएगा, मतलब उतना ही यथार्थ मापन करेगा, उतना ही वो शुद्ध मापन करेगा। तो विभव मापी की सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर, विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि तार के विभव प्रवणता को कम करके, तार के विभव प्रवणता को कम करके हम सुग्राहिता विभव मापी की बढ़ा सकते हैं। तो भाई ये हम एक टॉपिक इसमें ये भी है कि अगर इसका एक उपयोग है, देख लीजिए उपयोग इसका क्या है। उपयोग विभव मापी के उपयोग पहले देखिए, विभव मापी के उपयोग, तो इसका दो उपयोग है। एक है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, दो वैद्युत सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना इसके द्वारा की जा सकती है, इसके द्वारा तुलना की जा सकती है। अब कैसे तुलना कर सकते हैं? तो देखिए हम अलग अलग
इसी उपकरण की सहायता से दो सेलों का हम विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। मान लीजिए पहले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया गया E1 बराबर K इंटू L1। भाई सेल अलग अलग है तो निश्चित ही संतुलन बिंदु अलग अलग मिलेगा, लेकिन विभव मापी एक ही प्रयुक्त कर रहे हैं, उसका तार वही है तो इसलिए उसका विभव प्रवणता तो चेंज होगा नहीं। तो पहली स्थिति हम ले रहे हैं पहले सेल के लिए। पहले सेल का अगर किसी विभव मापी से हमने विद्युत वाहक बल ज्ञात किया तो पहले सेल के लिए मान लीजिए ये हमको मिल गया, पहले सेल का विद्युत वाहक बल जो मिला वो E1 बराबर KL1 मिल गया। इसी तरीके से दूसरे सेल के लिए हमने निकाला, भाई दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल उसी विभव मापी से ज्ञात किया, तो उसी विभव मापी से जब ज्ञात करेंगे तो E2 बराबर आएगा K इंटू L2। L2 हो जाएगा। अब की बार संतुलन बिंदु मान लीजिए L2 पर मिला। अब इसका अनुपात अगर ले लिया जाए तो हम निकाल सकते हैं E1 बटा E2। E1 बटा E2 अगर निकालेंगे तो देखिए K से K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ L1 और L2 का अनुपात सीधे मिल जाएगा। दोनों के संतुलन बिंदुओं के अनुपात के बराबर उनके विद्युत वाहक बलों का अनुपात होगा। तो यहां से हम विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, या किसी प्राथमिक सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी विभव मापी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, तो ये दो उपयोग इसके मुख्य रूप से हैं। विभव मापी का दो उपयोग मुख्य रूप से है। पहला है दो वैद्युत सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है E1 बाई E2 L1 बाई L2 फार्मूले से, और किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो कैसे आंतरिक प्रतिरोध हम प्राथमिक सेल का ज्ञात करेंगे? तो देखिए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक सूत्र पढ़ चुके हैं, उस सूत्र का हम सहायता लेंगे। मान लीजिए पहले प्राथमिक सेल कोई प्रयुक्त किया गया और उस प्राथमिक सेल का हमने विद्युत वाहक बल निकाला। भाई पहले सेल के लिए हमने विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया। पहले सेल के लिए विद्युत वाहक बल हमने निकाल लिया। मान लीजिए E बराबर आ गया K इंटू L1। अब क्या किया, अब हमने उसी सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बाक्स डाल दिया। उसी सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बाक्स डाल दिया और उस प्रतिरोध बाक्स से एक निश्चित प्रतिरोध निकाल लिया। एक निश्चित प्रतिरोध कोई R मान लीजिए, प्रतिरोध R हमने निकाला और फिर हमने मापन किया क्या, विभवांतर। भाई जब प्रतिरोध अप्लाई कर दिया, बाह्य प्रतिरोध लागू हो गया, तब वो अब विद्युत वाहक बल नहीं नापेगा। अब वो दो बिंदुओं के बीच A और J के बीच विभवांतर का मापन करेगा। तो अब विभवांतर का मापन किया गया, तो विभवांतर का मापन करने पर मान लीजिए हमको मिल गया K इंटू L2। उसी विभव मापी की बात हो रही है, एक ही सेल की बात हो रही है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उस प्राथमिक सेल को विभव मापी में बताए गए अनुसार जोड़कर विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे, और विद्युत वाहक बल जब ज्ञात करेंगे तो E इक्वल टू के L1 मान लीजिए संतुलन बिंदु की स्थिति प्राप्त हुई और K उसका विभव प्रवणता है, तो यहां से विद्युत वाहक बल हम निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, उसी प्राथमिक सेल के समांतर क्रम में हम एक प्रतिरोध बाक्स लगा देंगे और फिर उसमें से एक उचित प्रतिरोध R निकाल लेंगे। R प्रतिरोध उस पर अप्लाई कर देंगे परिपथ में, और जब परिपथ में प्रतिरोध अप्लाई करके और फिर हम मापन करेंगे तो फिर वहां संतुलन बिंदु की स्थिति ढूंढा गया A और J के बीच वहां निकालेंगे। तो ऐसे स्थिति में जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर आएगा उसको हम V कहेंगे। अब इन दोनों सूत्रों की सहायता से देखिए E यहां मिल गया और V यहां मिल गया, हमें दो संतुलन बिंदु मिल गया। एक संतुलन बिंदु विद्युत वाहक बल बता रहा है, दूसरा संतुलन बिंदु दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बताएगा। अब इनका अनुपात अगर ले लिया जाए E बाई V, तो E बाई V बराबर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां से आ जाएगा KL1 अपॉन KL2। अब K से K यहां कैंसिल कर देंगे,
E बाई बी का मान L1 बटा L2 के बराबर मिल गया। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध का एक फार्मूला पढ़ चुके हो भाई, जो वहां हमने बाह्य प्रतिरोध अप्लाई किया है उस बाह्य प्रतिरोध R का मान हमें मालूम ही है। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का एक ये फार्मूला बताया गया है, E बटा बी माइनस 1, ये फार्मूला। इस फार्मूले का उपयोग करके हम उस प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। E बाई बी का मान L1 बाई L2 रख देंगे इसमें, तो स्मॉल आर इंटू ये इक्वल टू कैपिटल आर, और यहां आ जाएगा L1 बटा L2 माइनस 1। इतना ओम आंतरिक प्रतिरोध उस प्राथमिक सेल का मिल जाएगा। तो प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम इस फार्मूले की सहायता से निकाल लेंगे। तो ये हो गया विभव मापी के उपयोग। अब विभव मापी की वोल्ट मीटर पर श्रेष्ठता टॉपिक एक है, वो भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किस प्रकार से विभव मापी वोल्ट मीटर से अधिक श्रेष्ठ है। भाई वोल्ट मीटर से भी हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन कर सकते हैं और विभव मापी से भी मापन करते हैं। तो कौन सा मापन अधिक श्रेष्ठ माना जाएगा, कौन सी माप अधिक यथार्थ है, वोल्ट मीटर वाली माप या विभव मापी वाली माप? तो देखिए वोल्ट मीटर से जब हम मापते हैं, जब वोल्ट मीटर से किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकाल रहे हो या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकाल रहे हो, तो वो विक्षेप की स्थिति में मापता है। भाई वो विक्षेप की स्थिति में उसमें हमें विक्षेप पढ़ना पड़ता है। वोल्ट मीटर से जब हम किसी दो बिंदु के बीच विभवांतर निकालते हैं तो वहां वोल्ट मीटर में हमें विक्षेप पढ़ना पड़ता है। तो विक्षेप पढ़ने में त्रुटि हो सकती है क्योंकि वो जो विभव मापी जो वोल्ट मीटर की सुई होती है, संकेतक लगा होता है, वो हिलता रहता है। तो एक्यूरेट मापन हम उससे नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ त्रुटि उसके माप में हो जाती है, विक्षेप पढ़ने में कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है। जबकि विभव मापी अविक्षेप की स्थिति में विभव का मापन करता है। भाई विभव मापी में बताया जा चुका है, शून्य विक्षेप की स्थिति तलाशते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति में जो हमको ए और जे के बीच विभवांतर मिलता है उसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, या वही दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। तो जो विभव मापी है वो शून्य विक्षेप की स्थिति में विभव का मापन करता है, तो इसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत ही कम होती है, यानी इसकी माप अधिक यथार्थ कही जाती है। विभव मापी से अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा गया है तो वह अधिक यथार्थ कहा जाएगा वोल्ट मीटर की तुलना में। तो वोल्ट मीटर की तुलना में विभव मापी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। उसका रीजन यही है कि वोल्ट मीटर में विक्षेप पढ़ते समय त्रुटि होने की संभावना होती है, उसका माप उतना अधिक शुद्ध नहीं होता। जबकि विभव मापी शून्य विक्षेप की स्थिति में विभव को मापता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है, इसलिए उसकी वैल्यू अधिक यथार्थ है और विभव मापी वोल्ट मीटर से अधिक श्रेष्ठ माना गया। तो अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और फिर नेक्स्ट डे आएंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।